बात तब की है जब दूरदर्शन पर पहली बार मोगली आया। मोगली तो जितना फेमस हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हिट हुआ मोगली का गाना। इस आधुनिक दौर से पहले के बच्चे हर रविवार को जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, सुनते हुए बड़े हुए हैं। ये कार्टून मोगली का गीत था जो उस दौर के बच्चों को खूब पसंद था और शायद अब भी है। बता दें, इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोगली एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ और उनकी तरह ही बन गया। मोगली की कहानी लिखने वाले थे रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने द जंगल बुक नाम की एक किताब लिखी थी। कहा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग को मोगली की प्रेरणा एक असली लड़के से मिली थी जो सच में 20 साल भेड़ियों के साथ रहा और फिर उन्हीं की तरह चलने और बोलने लगा था। कौन था ये लड़का, क्या थी असली मोगली की कहानी, और साथ ही बताएंगे कि रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक की किताब लिखी वो कौन थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। अपनी एक कविता में रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं, ये शहरों की माँ है कि जिसने दरवाजे पर मैं पैदा हुआ, ताड़ के पेड़ों और समंदर के बीच जहाँ दुनिया खत्म होती है और इंतजार करती है कश्तियाँ। ये कविता किपलिंग ने बॉम्बे के लिए लिखी थी। दिसंबर 1865 में उनकी पैदाइश इसी शहर में हुई थी। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि बॉम्बे के घर में मेरी आया ने मुझे जो कहानियां सुनाई वो मैं कभी नहीं भूला। ये कहानियां थी पंचतंत्र और जातक कथाएं। इन कहानियों में जानवरों को बात करते हुए और इंसानों की तरह बर्ताव करते हुए दिखाया गया है। इन कहानियों का ही असर था कि किपलिंग ने जंगल बुक में बोलने वाले बाघ, भेड़िए और हाथी के किरदार निभाए। रुडयार्ड किपलिंग 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश लेखक थे। वहां अपनी छोटी कहानी संग्रह द जंगल बुक के लिए सबसे प्रसिद्ध है। किपलिंग ने अपने शुरुआती बचपन और युवा व्यावसायिक वर्षों में औपनिवेशिक भारत में कई खर्च किए, एक ऐसी स्थापना जिसने उनकी साहित्यिक शैली और विषय वस्तु पर भारी प्रभाव डाला। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां यानी भारत में हुआ था। किपलिंग के बचपन के शुरुआती 5 साल मुंबई में गुजरे, जिसके बाद उन्हें लंदन भेज दिया गया। लंदन में उन्हें एक बोर्डिंग होम में रहना पड़ा। इस घर में किपलिंग का अनुभव बहुत कड़वा रहा और 1877 में उनकी केयर टेकर ने उन्हें घर से निकाल दिया। जंगल बुक में एक जगह मोगली को भेड़िया गूट से बाहर निकाल दिया जाता है और इंसानों का कबीला भी उसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ मोगली की कहानी में किपलिंग का अपना जीवन अनुभव दिखता है, जहां ना वो अपने माँ बाप के साथ रह पाए और जहां रहे वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। किपलिंग 1882 में दोबारा भारत आए और कई साल यहाँ पत्रकार की तरह रहकर काम किया। 1892 में किपलिंग अमेरिका गए और दिसंबर 1892 में उन्होंने मोगली की पहली कहानी लिखी। 1892 से 1895 के बीच उनकी लिखी कहानियों को जंगल बुक और सेकंड जंगल बुक नाम से संकलित किया गया। ये कहानियां बच्चों के बीच खूब फेमस हुई। किपलिंग रातों रात दुनिया भर में फेमस हो गए। जंगल बुक की कहानियां किपलिंग के दिल के काफी नजदीक थी। उन्होंने इसे अपनी बेटी के लिए लिखा था, जो उस दौरान निमोनिया से बीमार थी और 6 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। कहानियों के बाद 26 अक्टूबर 1897 को किपलिंग ने जंगल बुक पर आधारित एक नाटक भी लिखा, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। जंगल बुक में किपलिंग बताते हैं कि मोगली का मतलब है मेंढक, यानी जिसकी खाल पर बाल नहीं होते, लेकिन असल में ये नाम पूरी तरह मनगढ़ंत था। दुनिया की किसी भाषा में मेंढक को मोगली नहीं कहा जाता। एक और रोचक बात यह है कि जिसको हम मोगली कहते हैं, असल में किपलिंग उसे मोगली लिखना चाहते थे। उनके अनुसार मोगली की स्पेलिंग में MOW को COW की तरह बोला जाना चाहिए। मोगली की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे भेड़ियों ने पाला। इंसान और जानवरों के संबंधों को दिखाती ये कहानी इतनी हिट हुई कि जंगल बुक पर 10 फिल्में बनी, कार्टून बने और बना वो गाना जो काफी फेमस हुआ। सब एक से एक हिट हुए। हाल ही में साल 2016 और 2018 में लगातार जंगल बुक पर बेस्ड 2 फिल्में रिलीज हुई। जंगल बुक ने रुडयार्ड किपलिंग को अमर कर दिया। ये तो हुई काल्पनिक किरदार की बात। अब सुनिए उस लड़के की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कहानी के आधार पर रुडयार्ड किपलिंग ने मोगली की रचना की थी। 19वीं सदी में भारत में ठग एक्टिव थे। वो खतरनाक लुटेरे जो रुमाल से गला घोट के कारवा लूट लेते थे। इन ठगों पर लगाम लगाने वाले ब्रिटिश अफसर का नाम था हेनरी स्लीमेन। स्लीमेन ने अपने अवध प्रवास के दौरान ऐसे बच्चों का जिक्र किया है जिन्हें जंगल से पकड़ कर लाया गया था। स्लीमेन के अनुसार तब भेड़ियों के बच्चों को पकड़कर ले जाने की घटनाएं आम थी। आज के मध्य प्रदेश में सियोनी का इलाका ऐसी घटनाओं के लिए मशहूर था, जहां जंगली भेड़िए गांव में आकर बच्चों को उठाकर ले जाते थे।
इसमें से अधिकतर को मारकर खा लिया जाता था, लेकिन चंद ऐसे भी थे जो बच जाते थे। स्लीमेन ने अपने लिखे में ऐसे 6 बच्चों का जिक्र किया है। ये सभी जंगल में भेड़ियों की गुफा में पाए गए थे और सभी भेड़ियों की तरह हाथ और पैर जमीन पर रखकर चलते थे और भेड़ियों की तरह ही आवाज भी निकालते थे। स्लीमेन ने एक बच्चे का जिक्र किया है जिसे पकड़कर लखनऊ में एक शॉल व्यापारी को दे दिया गया था। भेड़िए वहां भी उससे मिलने आते थे। व्यापारी का नौकर जो बच्चे के बगल में सोता था बतलाता था कि रात को भेड़िए बाड़े के अंदर घुस आते थे और उस बच्चे के साथ खेलते थे। इस घटना के 3 महीने बाद बच्चा एक दिन आबादी के भागकर दोबारा जंगल की ओर चला गया और फिर कभी उसे देखा नहीं गया। हालांकि सभी बच्चे की किस्मत ऐसी नहीं थी। ऐसे बच्चों को इंसानी तौर तरीके सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन कोई भी पूरी तरह इंसानी परिवेश में नहीं ढल पाता था। सुलेमान के लिखे में चंदौर छावनी के पास जंगल से मिले एक लड़के का जिक्र है जो इंसानों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। कुत्तों से उसकी अच्छी बनती थी और उसके साथ वो अपना खाना भी शेयर करता था। इस बच्चे की मौत 3 साल के अंदर हो गई थी। क्योंकि ये सभी बच्चे भेड़ियों की तरह हाथ पांव टेक कर चलते थे, इसलिए इनकी कोहनियां और घुटने एकदम सख्त हो गए थे। सुलेमान लिखते हैं कि इनमें से सभी भेड़ियों की तरह गुर्राते थे और केवल कच्चा मांस खाते थे। जंगल से बाहर लाने के कुछ ही समय में इनमें से अधिकतर की मौत हो गई, सिवाय एक के, जिसका नाम था दीना शनिचर। साल 1867 की बात है। बुलंदशहर जिले में एक रात शिकारियों का एक गुट जंगल में निकला था। तब अचानक उन्हें एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। ये भेड़िए की गुफा थी और इसी के अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। शिकारियों को लगा था कि शिकार मिल गया। वो निशाना लगाने वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि गुर्राने वाला जीव एक इंसान का बच्चा है। पहले इन शिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। वहां एक बच्चे को अपने चारों अंगों पर भेड़ियों के झुंड के आगे दौड़ता देख हैरान थे। वहां इसे अपने साथ इंसानों के बीच ले जाना चाहते थे। उन्होंने बच्चे का पीछा किया। बच्चा और एक भेड़िया एक गुफा में छिप गए। शिकारियों ने बच्चे को पकड़ने के लिए गुफा में आग लगा दी। आग की वजह से भेड़िया और उस बच्चे को गुफा से निकलना पड़ा। इसके बाद शिकारियों ने भेड़ियों को गोली मार दी और वो उस बच्चे को अपने साथ ले आए। शिकारियों ने जब बच्चे को पकड़ा उस समय उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। वो लोग बच्चे को उठाकर शहर ले आए और उसे आगरा के सिकंदरा अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। अनाथालय तब ईसाई मिशनरी चलाया करते थे। क्योंकि बच्चा शनिवार के दिन मिला था, इसलिए उसका नाम रखा गया दीना शनिचर। दीना शनिचर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि दीना का केस अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। उसकी तस्वीरें भी उपलब्ध है। बेशक भेड़ियों के साथ बड़े हुए लड़के की कहानी एक अंग्रेज लेखक ने लिखी थी, लेकिन ये कहानी वास्तव में एक भारतीय वैज्ञानिक के जीवन से हूबहू मेल खाती है। बहुत सी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रुडयार्ड किपलिंग को उनकी प्रसिद्ध जंगल बुक के लिए प्रेरणा इसी भारतीय शख्स से मिली थी। ये कहानी है भारत के दीना शनिचर की, जो 19वीं शताब्दी के अंत में जंगली भेड़िए के एक झुंड के बीच पला बढ़ा। लेकिन इस शख्स की कहानी इतनी सुंदर और रोमांचक नहीं थी जितनी किताब और फिल्म रूपांतर में दिखाई गई है। जिस समय शिकारियों ने दीना को पकड़ा उस समय उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। पकड़े जाने के बाद उसे आगरा एक अनाथालय में ले जाया गया, जहां उसे साफ सुथरा करने के बाद पवित्र करने के लिए खास स्नान दिया गया। बहुत कम आईक्यू होने के कारण दीना को इंसानी आदतें डालने में बहुत परेशानी हुई। अनाथालय के कर्मचारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद दीना कभी बोलना या लिखना नहीं सीख पाया। आखिरकार उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया, लेकिन उसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था। शुरुआत में शनिचर ने पका हुआ खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि उसे जानवरों की तरह कच्चा मांस खाने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके दांत घिस गए थे। भले ही शनिचर को दूसरे के साथ बात करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने एक अन्य जंगली लड़के से दोस्ती कर ली जो अनाथालय में बढ़ रहा था। इस लड़के की दोस्ती में दीना ने इंसानों की एक ही आदत सीखी और वो थी धूम्रपान की लत। यही धूम्रपान दीना के लिए टीबी की बीमारी का कारण बना। इंसानों के बीच रहने के 10 साल बाद भी दीना अपने जंगली पक्ष को दबा नहीं पाया। वो अभी भी लोगों के आसपास रहते हुए चिंतित रहता था। उसका रूप कुछ इस तरह था। उसके बहुत बड़े दांत थे, एक नीचा माथा था और वहां सिर्फ 5 फीट लंबा था। दीना भारत में जंगली जानवरों द्वारा पाला जाने वाला अकेला लड़का नहीं था। समय के साथ ऐसे और भी मामले सामने आए। भारत में उसी समय के आसपास 4 अन्य जंगली बच्ची की खोज की गई थी। दीना शनिचर के अलावा अमला और कमला के मामले भी काफी चर्चा में रहे थे। इन 2 लड़कियों को 1920 में भेड़ियों के एक झुंड से बचाया गया था। ये लड़कियां भी 4 अंगों पर चलती थी।
इसके अलावा ये केवल कच्चा मांस खाती थी और भेड़ियों की तरह चांद की तरफ देख चिल्लाती थी। आपको बता दें, दीना 29 साल तक जिंदा रहा, जिसके बाद उसकी टीबी से मौत हो गई। हालांकि किपलिंग ने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा कि मोगली की रचना उन्होंने दीना से की थी, लेकिन स्लीमेन के समकालीन होने के चलते माना जाता है कि उन्होंने स्लीमेन की किताब से कई चीजें ली थी। मसलन अवध में प्रवास के दौरान जंगल का जैसा विवरण स्लीमेन ने किया, वो जंगल बुक के जंगल से काफी कुछ मिलता है। 1995 में लिखे एक पत्र में किपलिंग लिखते हैं कि उन्होंने इतने सोर्सेज से मोगली की कहानी उधार ली थी कि याद रखना मुश्किल है। अफसोस की बात है कि भले ही लोगों ने दीना को वापस समाज में लाने की कोशिश की, लेकिन अपने जीवन के पहले 6 साल भेड़ियों के बीच बिताकर वहां पूरी तरह से बदल चुका था। यही वजह रही कि लोगों के प्रयासों के बावजूद दीना कभी भी मानव समाज के अनुकूल नहीं हो पाया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।